प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का अपनी पिछली वाली क्लास में 30 क्वेश्चनों का एमसीक्यू देखे थे। पार्ट 1 था। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? 30 क्वेश्चनों का एक सेट एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। आपके पेपर में जो बोर्ड पेपर होता है, क्योंकि उसमें 20 नंबर का एमसीक्यू आता है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम आपको करेंगे क्या, चैप्टर बाई चैप्टर कम से कम 90 to 100 एमसीक्यूज करवाएंगे, ताकि आपसे कोई पॉइंट छूटने ना पाए और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपके बोर्ड पेपर में आए और आप ये कहें कि इसको हमने पहली बार देखा है। ठीक, तो इसी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 हम लोग आज करने वाले हैं। अब बिना कोई देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस आपको एक बात नोटिस रखना है, आपको आंसर गेस नहीं करना है, आपको आंसर देना है पढ़ करके, समझ करके, अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ कि जो लिखा हुआ है उसको हमें समझ के आंसर देना है। अब लिखा हुआ है गोलीय दर्पण। क्या लिखा हुआ है? गोलीय दर्पण। और पूछ रहा है ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है पोल। और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो अगर ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये हमारा क्या है? स्फेरिकल मिरर है। यहाँ पे इसका हो गया ध्रुव और यहाँ पे हो गया इसका फोकस, तो इसके बीच को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब इसको कहते क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। हिंदी में इसी चीज को कहा जाता है फोकस दूरी। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। अब इसी का एक नाम और होता है जिसको क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फोकस नहीं होगा, ध्रुव नहीं होगा, अक्ष नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा? फोकसांतर होगा। न्यू नाम है, समझ लीजिएगा। फोकल लेंथ को ही, यानी फोकस दूरी को ही क्या कहा जाता है? फोकसांतर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। अब जब हमें इमेज की बात करनी है, किसकी बात करनी है? इमेज की, तो हम लोग जानते हैं जो हमारा इमेज होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है रियल और एक क्या होता है? वर्चुअल। एक क्या होता है? वर्चुअल। 2 टाइप के इमेज हो गए। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? तो रियल को कहते हैं वास्तविक। रियल को क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। इसको आभासी कहते हैं, या कहीं कहीं पे इसका नाम काल्पनिक लिख करके आएगा। क्या लिख करके आएगा? काल्पनिक। जैसे हमारे क्वेश्चन में भी इसका नाम क्या लिखा हुआ है? काल्पनिक लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा कि इस तरीके का जो इमेज होगा वो कैसा होगा। जितने भी हमारे रियल इमेज होते हैं ये क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। और जितना भी हमारा काल्पनिक इमेज होता है ये कैसा होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अब इस जानकारी का यूज करके हम अपना ये आंसर आसानी से दे सकते हैं। उल्टा होता है, कोई बात नहीं, तिरछा भी नहीं होगा। औंधा का मतलब ऐसे मुंह के बल कोई चीज अगर हो, हेड के टाइप से हो, तो उसको औंधा कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। यहीं पे अगर ये लिखा होता वास्तविक इमेज तो हम लोग क्या लगाते? उल्टा होता है, तब ये लगा देते। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ वस्तु से नहीं, किसी वस्तु का करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करेंगे। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब आपको ये बताना है कि हम किसके द्वारा जो है दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्लेन मिरर। क्या हो गया? प्लेन मिरर। एक हो गया कॉनकेव और एक क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। ठीक, जो मिरर हमारा होता है कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का होता है। हिंदी में इनका नाम लिख लेते हैं। तो ये हो गया समतल, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। अब इनके द्वारा जो इमेज बनता है उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं।
तो जब हम इनकी स्थिति समझेंगे तो इस दौरान हमको क्या मिलेगा कि जो हमारा समतल दर्पण होता है ये वस्तु के बराबर इमेज बनाता है। छोटा भी हो सकता है लेकिन रियल मैक्सिमम केसों में वस्तु के बराबर या फिर कैसा छोटा बनाता है। जो अवतल दर्पण है ये छोटा भी बनाएगा बड़ा भी बनाएगा। कैसा बनाएगा ध्यान रखिएगा, बड़ा भी। 6 नंबर कंडीशन पे मैक्सिमम इमेज मिल जाता है। लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण है ये हमेशा छोटा बनाता है। क्या बनाता है? छोटा। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आवर्धित का मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा। बड़ा किस में मिला? ना इसमें मिला है और ना इसमें मिला है। बड़ा किस में मिला? इस वाले में मिला है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर क्या होगा? देखिए एक क्वेश्चन में मान लीजिए मिरर आ रहा है, अब मिरर का क्वेश्चन है तो हम करेंगे क्या कि जितने भी टाइप के मिरर होते हैं सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे फिर आंसर करेंगे। इससे एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन रेडी होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हमसे कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा फिर यहाँ मिरर आ गया। क्या आ गया? मिरर। तो मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्लेन, जिसको आप लोग समतल कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? कॉनकेव, जिसको हम लोग अवतल कहते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। ठीक, अब इमेज की बात करें तो इससे वास्तविक इमेज बनता है। कैसा? वास्तविक। और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आभासी या काल्पनिक मिल जाता है, केवल एक, वो भी कंडीशन नंबर 6। लेकिन जो कॉन्वेक्स है ये हमेशा आभासी बनाता है। कैसा बनाता है? हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक बनाता है। इसके विपरीत जो हमारा प्लेन मिरर होता है ये भी क्या करता है? काल्पनिक इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? काल्पनिक या फिर आभासी इमेज बनाता है। कैसे पता करेंगे? अगर हमारे पास क्या है? मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। यदि इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के अंदर बन रहा है, जैसे ये मिरर है और इसकी सतह जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, परावर्तक सतह, इसके अंदर बने तो उसको हम क्या, जैसे मोबाइल में आप लोग कोई चीज़ देखते हैं तो वो स्क्रीन के अंदर दिखाई देती है। ऐसे ही अगर स्क्रीन के अंदर आपको कोई इमेज मिल रही है तो वो कैसी होगी? वो आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी होगी या फिर काल्पनिक। आप कह सकते हैं कि काल्पनिक। जो हमारा प्लेन मिरर होता है, क्या होता है? प्लेन मिरर, इसमें जो भी हम देखते हैं वो हमें मिरर के अंदर दिखाई देता है। इसलिए समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है लेंस सूत्र। क्या लिखा हुआ है? लेंस सूत्र क्या होता है? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? 2 फार्मूला पढ़ा। एक पढ़ा है लेंस फार्मूला, एक क्या पढ़ा है? लेंस फार्मूला, और एक पढ़ा है आपने मिरर फार्मूला। क्या पढ़ा है? मिरर फार्मूला। ध्यान से देखेंगे, लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/b - 1/u होता है। क्या होता है? 1/b - 1/u होता है। मिरर फार्मूले में 1/f = क्या होता है? 1/u + 1/b होता है। ठीक है, या इसको ऐसा भी अगर लिखा हुआ है तो ये भी मान लेंगे 1/b + 1/u होता है। मीन्स मिरर फार्मूले में प्लस होता है और लेंस फार्मूले में माइनस होता है। यू बी एफ क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दे रहे हैं। एफ है फोकल लेंथ, बी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज, और यू क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। यानी यू दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी और बी क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है। पूछ रहा है लेंस फार्मूला, तो प्लस तो होगा ही नहीं, प्लस होने से रहा तो दोनों गलत हो गए। यहाँ यू आगे लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 1/b - 1/u = 1/f हो जाएगा। मीन्स की क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 5th नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। क्या पूछ रहा है? अपवर्तन के कितने नियम हैं।
तो याद कीजिए कि सीरीज एमसीक्यू सीरीज का जो पहला सीरीज हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा था रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का पूछा था कि कितने रूल होते हैं, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्शन का पूछ रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा था, चाहे ये पूछे नियमों की संख्या दोनों में कितनी होती है, 2 होती है। तो जो भी ऑप्शन 2 वाला मिलेगा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कोई गोलीय दर्पण है। क्या लिखा हुआ है, कोई गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर 28 r इक्वल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी f आपको फाइंड करना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि r इक्वल टू होता है 2f और f इक्वल टू होता है r/2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है f। तो f के लिए हम क्या कर देंगे, f इक्वल टू r/2, r है 28 सेंटीमीटर और अपान 2, 2 1 जा 2 और 14 2 जा 28। f इक्वल टू कितना आया, 14 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है। तो ये 56, 48, 28 नहीं, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों फार्मूला यूज करके ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। देखो r इक्वल टू दिया हुआ है 50, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। एफ निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। एफ इक्वल टू r/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर अपान 2, 2 1 जा 2, 25 यहाँ हो जाएगा, 25 2 जा 50। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, ए, बचा क्या, ए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेम थे, समझते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट कट रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। एफ इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आपको आर निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा है, आर इक्वल टू होता है 2f, आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो यहाँ से आर इक्वल टू 2 × 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा है भाई, तो इनमें से कोई नहीं का कोई बात नहीं, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा बिंद का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। थोड़ा ये क्वेश्चन में हमको ये लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ बिंद नहीं बिंब होना चाहिए, और इसी बिंब को हम लोग कहते हैं वस्तु या ऑब्जेक्ट। ठीक, चलो ठीक है। दिया क्या हुआ है, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और फिर क्या कह रहा है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर, यू बराबर क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अब कुछ लोग करेंगे क्या कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद में तुरंत क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करने की सोच लेंगे, 1/u + 1/v। अरे भाई, जब मुझे सस्ते में उत्तर मिल जा रहा हो, कोई चीज़ मुझे आसानी से मिल रही हो, तो आसानी वाला हम ढूंढेंगे कि हम थोड़ा कठिनाई ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आसानी ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, आसानी। आसानी हमको ढूंढने के लिए क्यों आना पड़ा, क्योंकि हमारा जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे वो ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे लास्ट वाला हो, किसी में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अब जब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, हमें फार्मूला लगाएंगे तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू ही तो मिलेगा। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट
क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यू इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे एफ बराबर अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसके लिए आर बराबर क्या होगा, 2f होगा, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब हमारी वस्तु अब कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र पे रखी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ रखी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है, यानी कि वक्रता केंद्र पे रखी हुई है। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। और जब आप लोग दर्पण यानी मिरर के द्वारा इमेज बनाना सीख रहे थे तो उसी समय आप लोगों ने सीखा था कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। बिना आपको कैलकुलेशन किए आपका आंसर मिल गया क्या, कि वस्तु अगर 20 सेंटीमीटर पे होगी तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्यों, क्योंकि हम कैलकुलेट क्या कर लिए कि f इज इक्वल टू 10 है तो यहाँ से r इज इक्वल टू 2f मीन्स r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब, बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। आवर्धन क्या होगा, क्या पूछ रहा है आवर्धन। तो सबसे पहले देखते हैं, u इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, अब b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर और कह रहा है प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है, मीन्स b इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है आवर्धन m का मान कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि लेंस के दर्पण के लिए, किसके लिए, दर्पण के लिए, ध्यान दीजिएगा दर्पण पूछ रहा है। दर्पण के लिए जो यम का फार्मूला होता है, यम इज इक्वल टू होता है -b/u। यही अगर हम लेंस देख रहे होते, क्या देख रहे होते, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए जो यम होता है ये ओनली b/u होता है। -b/u हो गया। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं माइनस, b का मान क्या है -30 और u का मान है -5। इस वाले माइनस से ई वाला माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। यम इज इक्वल टू क्या मिला, -6 मिला। क्या मिला, -6। देख लेते हैं, +6 नहीं होगा, -3 भी नहीं होगा, +5 भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, -6 होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा माइनर कैलकुलेशन था, आपका आंसर क्या आया, -6 आया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण, यानी प्रकाश तरंग का एग्जाम्पल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल। यहाँ देखो कंफ्यूजन की स्थिति होगी, कभी कभी प्रकाश तरंग का उदाहरण है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति मत बनने पाए। जैसे अगर आपसे पूछता कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तब आपका आंसर दूसरा होता है। ठीक है, पूछ रहा है प्रकाश तरंग का एग्जाम्पल, यानी इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी ध्वनि तरंग होगी, कौन सी तरंग, ध्वनि तरंग, ये तो प्रकाश तरंग होती नहीं। फिर लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वेव, ये भी नहीं हो जाएगा। रेडियो तरंग, ये भी नहीं होगा, रेडियो तरंग जो है एग्जाम्पल है विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, परावैगनी तरंग। कौन सी तरंग होगी, परावैगनी तरंग। जो ये प्रकाश तरंग होते हैं 3 टाइप के होते हैं, दृश्य तरंगे, अदृश्य तरंगे और परावैगनी तरंगे। ठीक है, विजुअल वेव, नॉन विजुअल वेव और अल्ट्रावायलेट वेव करके इनका नाम होता है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कोई लेंस, एक लेंस की क्षमता -5d है। एक लेंस की क्षमता क्या है, -5d है, इसकी फोकस दूरी क्या हो।
तो हमको P इज इक्वल टू दिया हुआ है -5D। P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -5D दिया। देखो यहाँ सब सारे आंसर आपके किस में है, सेंटीमीटर में है। जब सेंटीमीटर में होगा तो हम लोग करेंगे क्या, अगर मीटर में होता तो P इज इक्वल टू 1/F मीटर वाला यूज करते। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो P इज इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, सेंटीमीटर में। यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। 100 और P की वैल्यू क्या हुई है, -5। 5 1 जा 5, 5 20 25 20 टाइम लेकर के जाएंगे तो 25 जा 100 होता है। इस तरीके से F इज इक्वल टू ये हो जाएगा -20/1। इस तरीके से F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -20 सेंटीमीटर। अब -20 सेंटीमीटर मिलेगा तो आप ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा लेंस था कैसा था, अवतल लेंस था। कैसा लेंस था, अवतल लेंस। अब यदि आपसे कोई पूछे कि कैसे जान पाए कि अवतल लेंस था, तो एक बात से ध्यान रखना कि यदि P बराबर क्या है, धनात्मक है, तो ये होगा उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। और यदि P इज इक्वल टू क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो चूंकि यहाँ पे P निगेटिव था, इसलिए हम जान गए कि ये जो हमारा लेंस होगा कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि जो दर्पण अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं। इसीलिए कहते हैं मैक्सिमम सेट फाइंड करोगे, मैक्सिमम सेट सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको नए नए वर्ड भी मिलेंगे। लिखा हुआ वक्रित, वक्रित का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया ऐसा दर्पण जिसकी जो सतह है अंदर वाली सतह परावर्तक हो। कैसी सतह हो, अंदर वाली सतह परावर्तक हो, मीन्स ये वाला दर्पण। देखो ये क्या है, अंदर की तरफ से वक्रित है, यानी इसका जो इनर सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव बना दी गई है, परावर्तक बना दी गई है। तो आपसे इस दर्पण का कोई नाम पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि ई दर्पण ना तो समतल होगा ना उत्तल होगा, क्या होगा, अवतल होगा। क्या होगा, अवतल। ठीक, अगर कोई दर्पण अंदर की तरफ वक्रित है यानी कि उसके इनर सरफेस को, इसका वक्रित का मतलब क्या हो गया, अंदर वाली सतह परावर्तक है। अंदर वाली सतह क्या है, परावर्तक बना दी गई है, सतह परावर्तक है। ठीक, तो अंदर वाली सतह परावर्तक किसमें होती है, अवतल दर्पण में होती है। और बाहर वाली सतह क्या होती है, इसमें कलई कर दी जाती है धातु ऑक्साइड की। ओके, ताकि जो है अंदर वाली सतह परावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। कोई लेंस है, क्या है, कोई लेंस है, क्षमता 4 डायोप्टर है, प्लस में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देख लो भाई, निम्नलिखित में से क्या होगा। P बराबर क्या दिया हुआ है, 4 डायोप्टर दिया हुआ है। अब जब P बराबर 4 डायोप्टर दिया, देखो सारे आंसर किस में है, मीटर में है। जब मीटर में है तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू 1/F मीटर में। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मीटर में, ध्यान से देखिएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, यानी कि F इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.25 मीटर। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कुछ है तो ध्यान देखिएगा, वैल्यू पॉजिटिव आई है। हमने क्या कहा है कि अगर P पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो ये उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब देख लेते हैं, जहां जहां उत्तल दर्पण लिखा हुआ है कोई मतलब ही नहीं है, उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें लिखा है, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है लेंस की क्षमता, और सब में क्या दिया हुआ है, दर्पण। सब में क्या दिया हुआ है, दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां दर्पण दिया हुआ है इसको क्या बना दें, लेंस बना दें। क्या बना दें, लेंस बना दें। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेंस दिया हुआ है तो क्या होगा, लेंस। अब 4, ये तो 4 आया नहीं है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अवतल लेंस है, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है, यहाँ क्षमता पॉजिटिव थी। 4 सेंटीमीटर तो आंसर ही नहीं आया है, कोई हो ही नहीं सकता है। अब ये लिखा हुआ है उत्तल लेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन आपको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक सॉरी, दर्पण की लेंस की जगह दर्पण लिखा हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है। अब परावर्तक पृष्ठ जो हो गया, हमारे पास दो तरीके के दर्पण होते हैं जो गोलीय होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। इसमें अंदर वाला होता है वक्रित और इसमें कौन वक्रित होता है, बाहर वाला होता है। तो चूंकि स्पेशल नाम तो यहाँ लिखा नहीं हुआ है कि उत्तल है कि अवतल, तो क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन हो जाएगी, दोनों तरफ अंदर की तरफ भी हो जाएगा और बाहर की तरफ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि दो के दोनों गोलीय हैं, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वक्रीत का मतलब क्या होता है कि किस ओर उसकी सतह परावर्तक बनाई गई है, मीन्स जिस तरफ आप पॉलिश करेंगे उसके ठीक विपरीत वाली डायरेक्शन होगी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंस की क्षमता। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इसकी क्षमता, तो क्षमता के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे जानते हैं, P इज इक्वल टू होता है 1/F और P इज इक्वल टू होता है 100/F। कब, जब F मीटर में है, और ये कब, जब F सेंटीमीटर में है। ठीक, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यही वाला यूज कर लेंगे, P इज इक्वल टू 100/+20, 21 जा 20, 25 जा 100, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5D हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है, ई गलत, ई गलत, ई गलत, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या आएगा, +D आएगा। और वैसे भी उत्तल लेंस था तो इसमें जितने जितने माइनस लगा था वो दोनों आंसर तो वैसे गलत हो गए थे। क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी क्षमता ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्षमता आप लोग ये समझिएगा, जो आपके घर पे बुजुर्ग लोग होंगे चश्मा लगाते होंगे, तो चश्मा लगाते हैं तो कहते हैं हमारा चश्मा पॉजिटिव है और हमारे चश्मों में निगेटिव लाग है, क्या लगा है, निगेटिव लगा है। तो अगर उन्होंने कहा निगेटिव लगा हुआ है मीन्स उनकी क्षमता निगेटिव में है, उत्तल लेंस लगा होगा। और वह अगर कहीं हमारा जो चश्मा लगा हुआ है, हमारे चश्मे में क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका हो जाएगा कि उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उनके चश्मे में लगा हुआ है उत्तल लेंस। हम लोग ये 17 नंबर कर चुके थे, 18 नंबर हमको करना है, ठीक है, कौन सा करना है, 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कह रहा है, 18 नंबर में पूछ रहा है कि किस लेंस को अपसारी कहते हैं, किस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी बोले तो डाइवर्जेंट, अपसारी बोले तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। लेंस हमारे दो होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक क्या होता है, कॉनकेव होता है। ठीक, ये जो होता है ये कन्वर्जेंट होता है, क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, और ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट बोले तो क्या, अपसारी, जो किरणों का क्या करे, फैला दे। और कन्वर्जेंट बोले तो ये क्या होता है, अभिसारी, जो समानांतर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर रोक दे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पूछ रहा है अपसारी। अपसारी क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। अपसारी क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ये कोई मतलब नहीं है, दोनों में अवतल अवतल लिखा हुआ है, छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये पूछ रहा है किसको अभिसारी कहते हैं, क्या पूछ रहा है, किसको अभिसारी कहते हैं। तो किसको अभिसारी कहते हैं ये अभी हमने आपको बताया है। क्या बताया है कि अभिसारी आपका क्या होगा, अपसारी आपका अवतल होता है, और इसमें उत्तल जो आपका है क्या है, उत्तल है, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट या अपसारी। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, ये ऐसे इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर रोक देगा। ठीक, या देखो इसी पे कन्वर्ज कर देगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये पूरा क्वेश्चन दिख जाए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 पे आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, गोलीय दर्पण के
परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ये देखो ये चीज आपसे पूछ रहा है कि ये जो पृष्ठ होगा इस पृष्ठ की टोटल लेंथ को क्या कहेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। यदि अगर ये सीमा रेखा का व्यास यानी ये चीज पूछेगा तो ये तो इसमें कोई आता नहीं है। अगर ये आपसे पूछ रहा है तो इसका जो है गोलीय दर्पण का द्वारा तो होगा नहीं, मुख्य फोकस नहीं होगा, प्रधान अक्ष वक्रता त्रिज्या। अगर इसको हम लिख दें द्वारक, क्या लिख दें, इसको हम लिख दें द्वारक, ठीक, बस यही काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो टोटल लेंथ होती है इसको क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। कहीं कहीं आपको 2 मिलेगा और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आप लोग लगाइएगा क्या, आप लोग 3 लगाइएगा। क्या लगाएंगे, 3। क्यों, क्योंकि जो प्रकाशिक माध्यम होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है पारदर्शी जिसको आप लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, एक होता है अपारदर्शी जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आबक्यू कहते हैं, और एक होता है पारभासी होता है। क्या होता है, पारभासी, जिसको क्या कहा जाता है, अल्प पारदर्शी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको ट्रांसपूलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपूलेंट कहते हैं। तो इस 3 टाइप के हमारे जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं, पारदर्शी ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए, अपारदर्शी ऐसा माध्यम है जिसमें ना जा पाए, पारभासी में जा भी पाए ना भी जा पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 टाइप के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है। अब अंदर की ओर वाला हमारा अवतल हो गया था, पूछ रहा है बाहर की ओर। ये देखो ये बाहर वाला इसका क्या, इसका इनर सरफेस पेंट कर दिया जाता है तो बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। अंदर की ओर वक्रित होगा तो क्या होगा, अवतल। बाहर की ओर वक्रित होगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ के केंद्र को कह रहा है, गोलीय दर्पण के केंद्र को नहीं कह रहा है। गोलीय दर्पण का केंद्र कहता तो हमारा क्या होता, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता। अब ये पूछ रहा है ये इसका जो ये वाला केंद्र होगा, कौन वाला, ये वाला केंद्र। कलर दूसरा ले लें जो आपको दिखे, ये वाला, ठीक है। यानी कि जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो इसके मिडिल पॉइंट को हम लोग अंग्रेजी में पोल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं। पोल कहते हैं या फिर ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है बट इसका आंसर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है आभासी लेंस। अब आभासी लेंस तो कोई नहीं होता है, आभासी का मतलब जिसकी कल्पना की जाए, बट हम इसका आंसर अवतल लेंस दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया है तो अवतल लेंस दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा अवतल लेंस होगा इसके द्वारा जो इमेज बनेगा हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है, या इसी को हम लोग आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारा अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमारा अवतल लेंस ऑल टाइम कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये ऑल टाइम काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आभासी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको आभासी कह सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कह देंगे, आभासी कह देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को, ठीक, पूछ रहा है वक्रता केंद्र को किस अक्षर से। तो पहली बात हम लोग ये जान लेते हैं कि वक्रता केंद्र को कहते क्या हैं, तो वक्रता केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। शुरुआत किस लेटर से हुई, शुरुआत हुई सी से। शुरुआत किससे हुई, सी से, तो इसी से डिनोट करेंगे। पी से ध्रुव को डिनोट करते हैं,
ओ से पी का मतलब क्या होता है, पोल, ठीक। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो ये नहीं होगा। एफ का मतलब होता है फोकस, ये नहीं होगा। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, क्या देखिए, जैसे किसको किस चीज़ से प्रदर्शित करेंगे ये एक बार आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ, सी। अगर ध्रुव पूछ रहा है तो ध्रुव को पी से, केंद्र पूछा, केंद्र को किससे, सी से, फोकस पूछे, फोकस को किससे, कैपिटल एफ से, फोकस दूरी पूछे, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, और देखिए वस्तु को आई से, प्रतिबिंब को, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को ओ से, किससे, ओ से, प्रतिबिंब को आई से, वस्तु की दूरी कहाँ से, वस्तु की ध्रुव से जो दूरी होगी उसको यू से, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी होगी उसको स्मॉल बी से, और अगर हमें कहीं आवर्धन को प्रदर्शित करना है तो उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये इतना याद रखिएगा, किसको किससे डिनोट करते हैं एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। ध्रुव को पी से, यानी पोल को पी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से, फोकस को एफ से, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ को किससे, स्मॉल एफ से, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को ओ से, इमेज यानी प्रतिबिंब को आई से, वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को बी से, और आवर्धन को एम से नोट करते हैं। ये है नोटेशन। कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके पेपर में पूछ सकता है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपसे क्या पूछ रहा है कि जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो हम आपको बताते चलें कि मान लीजिए हम मिरर की बात कर रहे हैं, एक ये चार्ट बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, क्या चार्ट है हमारे पास में, हो गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये हो गया। ठीक, चार्ट क्या बनाना है वो देख लेते हैं। इसमें हम करेंगे क्या कि हम ये देखेंगे एफ यू पी कब कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कब कहाँ पे नेगेटिव होता है, यही हमको देखना है। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है यहाँ पे एफ भी माइनस होगा, कॉनकेव मिरर में हमारा यू भी माइनस होता है, बी भी माइनस होता है। बी एक कंडीशन केवल आती है जब वर्चुअल इमेज बनाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो हमेशा क्या होता है, माइनस। इसको लिख लेंगे ऐसे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस नोटेशन में ये जो लिखा होगा ये निगेटिव बता रहा है, अब निगेटिव को हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं, और ये जो लिखा होगा ये पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव को हिंदी में धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक। अब हम आ गए कॉन्वेक्स मिरर पे। किस पे आ गए, कॉन्वेक्स मिरर में। इस मिरर में एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एफ जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और बी क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है मिरर में। किसमें, मिरर में। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें लेंस में। यू सब में नेगेटिव होगा, यू सब में क्या होगा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स में जो हमारा एफ होता है ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और जो हमारा बी है क्या है, इसमें जो हमारा बी है ये बी भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है लेंस के पीछे। कॉनकेव में हमारा यह क्या होगा, निगेटिव होगा, और बी भी क्या होगा, निगेटिव। इसमें यह कंडीशन आती है कॉन्वेक्स में जब वर्चुअल इमेज बनता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। माइनस बीई का मतलब होगा निगेटिव, और प्लस बीई का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। इसके हिसाब से
अब हमसे पूछ रहा है अवतल दर्पण, तो जो अवतल दर्पण है ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी -BE यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछ रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अभी हम लोग देख करके आए हैं, इसी से हमको आंसर कर देना है। क्या अभी हम लोगों ने देखा था कि अवतल की निगेटिव आई थी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी, क्या आई थी, पॉजिटिव यानी धनात्मक आई थी। ओके, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे कई सारे क्वेश्चनों का आंसर आपका तैयार हो जाएगा, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब में जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है। तालाब में जब पानी भरा होता है तो पानी क्या होता है, कम गहरा दिखाई देता है, मतलब होता है तो बहुत गहरा है, लेकिन हमको लगता है कि पानी कम है, जब हम अंदर जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। इसका रीजन क्या होगा, तो इसका जो रीजन होगा, एक फार्मूला आप लोग हो सकता है पढ़े हो या ना पढ़े हो, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो वास्तविक, ध्यान दीजिएगा ये नहीं, n = होता है आभासी गहराई अपान वास्तविक गहराई, अपान वास्तविक गहराई। एक ये फार्मूला होता है ऑप्टिक्स का, हो सकता है अभी आप लोग पढ़े हो या ना पढ़े हो। एक्चुअल में होता क्या है कि अपवर्तन के कारण हमें रियल गहराई नहीं पता चल पाती है। अब हमें होता क्या है कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा गहरी होती हो, कम दिखाई देती है, तो तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्र ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा। अब देखो कोई भी, चाहे ई वाला हो चाहे ई वाला हो, ऐसे ऐसे हो गया, ये यहाँ पे हो गया मान लीजिए ध्रुव, अब ऐसे लाइन खींचे, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो लाइन होगी ऐसे इसमें यहाँ से ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या फिर हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं, इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में लिखा हुआ है टार्च में किस दर्पण का यूज किया जाता है। अब कुछ लोगों मन में आ रहा होगा, सर जी टार्च में दर्पण कहाँ लगा रहता है, दर्पण आगे लगा देंगे तो कैसे दिखाई देगा। अरे भाई, ये पूछ रहा है जैसे जो हमारा टार्च होता है कुछ ऐसे शेप होता है, इसका होता है नहीं होता है। तो ई वाली जो सरफेस होती है, ध्यान से देखिएगा, कौन वाली, ई वाली जो सतह होती है, इस पे एक मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है, और फिर इस मिरर से जब रोशनी निकलती है तब ये ऐसे ऐसे बढ़ती है, फैलती हुई ऐसे क्या करती है, बढ़ती है। ठीक, तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा मिरर लगा होता है, तो चाहे टार्च पूछे, चाहे पूछे वाहनों की हेडलाइट में, क्या पूछे, वाहनों की हेडलाइट में। ठीक, दोनों चीज़ों के लिए, अगर वाहनों की हेडलाइट पूछ रहा है या फिर आपसे टार्च पूछ रहा है कि इसमें किस मिरर का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ओके, अगर यहीं पे ध्यान दीजिएगा, हेडलाइट कह रहा है, क्या कह रहा है, हेडलाइट। अगर आपसे पूछेगा क्या, वाहनों के साइड मिरर में, किसमें, साइड मिरर में किसका यूज किया जाता है, तो जब साइड आ जाएगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। साइड मिरर वो मिरर होता है जिसमें पीछे आने वाली गाड़ियों का हम लोग देखते हैं कि किस पोजीशन पे है। ओके, तो वाहनों की हेडलाइट जब पूछेगा तब अवतल, और जब साइड मिरर पूछेगा तो साइड मिरर में आपका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। अभी इस चैप्टर का 30 क्वेश्चन आप लोगों को MCQ के रूप में और करवाया जाएगा, इसको अच्छे से सीखिए आप लोग। ओके।